विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सरेआम पत्रकार को दी गाली, बताई अपनी और अपने देश की असलियत। क्या खूंखार आतंकी गुट दाइश फिर कर रहा है वापसी? कौन कर रहा है उसकी पुष्टपनाही, जानेंगे आज की रिपोर्ट में। यमनियों की मार से बौखलाए यूएई की अरब लीग से गुहार, क्या यूएई ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है? वर्ल्ड फेडरेशन ने उठाया सराहनीय कदम, पूरे हिंदुस्तान में बांटे गए कंबल। खबरों की शुरुआत करेंगे अमेरिका से, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों के नक्शे कदम पर चलते हुए एक पत्रकार के सवाल पर भड़कते हुए उसे गाली दे डाली। दरअसल सोमवार को जब पत्रकार प्रेस ब्रीफिंग के बाद कमरे से बाहर जा रहे थे, तभी कंजर्वेटिव पार्टी के पसंदीदा चैनल फॉक्स न्यूज़ के एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति से पूछा कि क्या महंगाई एक राजनीतिक जिम्मेदारी है। इस पर राष्ट्रपति बाइडेन ने सरेआम पत्रकार को गाली दे डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने ऑन माइक पत्रकार को गाली दी हो, बल्कि इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति भी पत्रकारों से बुरे रवैये से पेश आते रहे हैं। और इस बात को दर्शाती है कि अमेरिका में अनैतिकता किस दर्जे पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को उस वक्त अपना आपा खो दिया जब एक पत्रकार ने उनसे महंगाई पर सवाल पूछ लिया। पत्रकार का सवाल सुनकर 79 वर्षीय बाइडेन आग बबूला हो गए और पत्रकार को गाली दे बैठे। That's a great asset. More inflation. What a stupid son. उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि माइक ऑफ नहीं ऑन है। डेमोक्रेटिक नेता संभवतः इस बात से अनजान थे कि उनका माइक्रोफोन अभी भी चालू है। पत्रकार के सवाल पर पहले तो वो अनजान बने रहे, फिर उन्होंने कहा ये बड़ी संपत्ति है, अधिक महंगाई है। इसके बाद वो नीचे देखते हुए धीमी आवाज में पत्रकार को गाली देने लगे। फॉक्स न्यूज़ के पत्रकार पीटर डॉसी भी उस समय कमरे में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि रूम में शोर होने की वजह से वो सुन नहीं पाए कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्या कहा। हालांकि पत्रकार ने कहा कि अगर आपको ये जानना है कि महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रपति का रिएक्शन क्या रहा तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सरेआम घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में उनकी आलोचना की जा रही है। अगली खबर है इराक से, जहां पिछले कुछ दिनों से दाइश के हमलों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। दाइश के आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों के दौरान इराक और सीरिया में कुछ ऐसी आतंकी कार्रवाइयां की हैं कि जिसके बाद इस खूंखार आतंकी गुट की वापसी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इन आतंकी कार्रवाइयों से पता चलता है कि शायद वो आगे भी कुछ करने की फिराक में हैं। कुछ दिन पहले इराक में हमला करके दाइश के आतंकवादियों ने इस देश के 11 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी थी, जबकि सीरिया में एक जेल पर कंट्रोल करने के बाद 120 लोगों को जान से मार दिया था। इस घटना में कई अन्य लोग घायल भी हुए थे। दाइश ने 2021 में इराक में 170 छोटे बड़ी कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। दाइश की ये कार्रवाई इराकी अधिकारियों की चिंता का कारण बन गई है। इराक के पूर्व प्रधानमंत्री हैदर अल इबादी ने ट्वीट करके ये लिखा है कि आतंकवाद देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनरल शहीद कासिम सुलेमानी की लीडरशिप में दाइश के खिलाफ चलाई गई मुहिम और उसके खात्मे के बाद दाइश आतंकी गुट दोबारा कैसे उभर रहा है, कौन इसके पीछे है और कौन आतंकवादियों की पुष्टपनाही कर रहा है। हालिया कुछ दिनों के दौरान दाइश की बढ़ती गतिविधियों के पीछे का एक कारण इराक में पाया जाने वाला राजनीतिक उतार चढ़ाव भी है। दाइश आमतौर पर उन इलाकों में ज्यादा एक्टिव रहता है जहां पर राजनीतिक संकट पाया जाता हो और ऐसी सरकार हो जो हर तरफ नजर न रख पा रही हो। इराक में संसदीय चुनाव हुए 4 महीनों का समय बीत चुका है, लेकिन वहां पर अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों में अमेरिका और तुर्की के सैनिकों की मौजूदगी के कारण वहां पर सीरिया की केंद्रीय सरकार की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा इराक में दाइश ने हमले ऐसे समय में बढ़ाए हैं कि जब वहां से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की समय सीमा
नज़दीक आ गई है। अमेरिका ऐसे समय में ये तर्क पेश करेगा कि जब उसकी वापसी की तारीख का समय नज़दीक आने के बाद दाइश ने हमले तेज़ कर दिए हैं, तो फिर इराक़ से उसके चले जाने के बाद दाइश क्या कुछ नहीं करेगा, और इस बहाने वो इराक़ में और ज़्यादा वक्त गुजारना चाह रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि दाइश की कार्रवाइयाँ अमेरिका के ही इशारों पर हो रही हैं ताकि वो अपने रहने का बहाना ढूंढ सकें। लेकिन सैन्य सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि समय समय पर दाइशी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसा दाइश ने इराक़ और सीरिया में 2014 में किया था। चूँकि दाइश के खात्मे के बाद सीरिया व इराक़ के अवाम के नज़दीक ईरान को एक ख़ास मकाम व एहतराम हासिल हुआ है, और ये बात अमेरिका, इजराइल, सऊदी और दूसरे अरब देशों के हलक से नहीं उतर रही है। यही वजह है कि वो दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं कि इन देशों के हालात ख़राब किए जाएं और ईरान को फिर से इस संकट में फंसा दिया जाए, ताकि ईरान की नई सरकार ने जो अर्थव्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठाया है उसमें उसे कामयाबी न मिल सके और उसका सारा ध्यान आतंकवाद पर लग जाए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कामयाब कौन होगा, लेकिन पिछले 10 सालों से दुश्मनों ने जितनी भी साजिशें रची हैं उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी है और जीत ईरान की ही हुई है। आइए अब बात करते हैं अरब लीग की, जो पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से अपने मकसद से हटता दिखाई दे रहा है। जब अरब देशों ने मिलकर अरब लीग का गठन किया था तो उसका मेन मकसद और जिम्मेदारी अरब देशों के सामने मौजूद संकटों और समस्याओं को हल करना था, लेकिन आज कुछ और ही नज़र आ रहा है। अरब देशों के मौजूदा हालात, खासकर 2011 में पैदा होने वाली स्थिति को देखने के बाद कुछ लोगों को अरब लीग की याद आई, लेकिन अरब लीग ने संकटों के समाधान में कुछ भी नहीं किया और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इसका गठन अब तक तो बेकार और बेफायदा ही रहा है। इराक़, सीरिया, फ़िलिस्तीन, लेबनान, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को जैसे देशों में पैदा होने वाली स्थिति इस बात की गवाह है कि ये लीग अपने गठन की मुख्य जिम्मेदारी से काफ़ी दूर हो चुका है और सऊदी अरब के हाथों का खिलौना बना हुआ है। 7 साल से यमन पर सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब गठबंधन के भीषण हमले हो रहे हैं और इन वर्षों के दौरान अरब लीग ने न केवल इस संकट के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि वो यमन पर हमला करने वाले देशों की नीतियों को बढ़ाने वाला ही साबित हुआ है। इस सिलसिले में रविवार को संयुक्त अरब अमीरात की अपील पर अरब लीग ने एक आपातकाल बैठक बुलाई, जिसमें लीग के स्थायी सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों की यूएई पर जवाबी कार्रवाई की निंदा करना था। बताया जाता है कि अरब लीग की अगली बैठक विदेश मंत्री स्तर पर होगी, जिसमें यमन की राष्ट्रीय सॉल्वेशन सरकार के विरुद्ध फैसला लिए जाने की उम्मीद है। इसी तरह अमेरिका तथा अरब देशों से अपील की जाएगी कि वो यमन के जन आंदोलन अंसारुल्लाह को ब्लैक लिस्ट करें। यमन की नेशनल सॉल्वेशन सरकार के विदेश मंत्रालय ने अरब लीग की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 40 साल पहले ही आम लोगों के लिए ये लीग मर चुका है और आज भी अरब लीग बुरी तरह अलग थलग पड़ चुका है और सिर्फ सऊदी अरब के हाथों का खिलौना बन के रह गया है। आज के अपने खबरों के सिलसिले को ख़त्म करेंगे एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जानेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टीम के साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान भर में 70,000 से ज़्यादा ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस टीम से जुड़े 2 लोगों को आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। उनसे बातचीत करने से पहले आइए देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कुछ वीडियोज़। कॉलोनी में सबको कंबल मिला है, सबको सी दिया है, सबको मतलब परेशानी थी, अब बहुत आराम है सबको। ठंडक खा रहे थे, ठंडक सब बचे हैं सब। जिस संस्था से ये आया है उसको परवरदिगार और ज़्यादा दे, तौफीक दे। बहुत अच्छा बात है, बहुत यहाँ गरीब लोग थे जिनकी मदद उन्हें कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही वो करते रहें। और जिन्होंने भी मतलब जिनके भी ज़रिए मदद हुई है उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गरीबों की हेल्प करी है।
आइए अब हम जानते हैं लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रहे इस ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदस्यों से कि उन्होंने कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन को अंजाम दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये इतने बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया कैसे आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो शुरू जो होती है कहानी वो होती है शुरू कि लोग पहले भी परेशान थे, लोग आज भी परेशान हैं, लेकिन आज के दौर में वो ज़्यादा परेशान है। क्यों? इसकी कहानी शुरू होती है 2020 की स्टार्टिंग से, जब से कोरोना आया है। कोरोना के कोविड-19 के आने से जो एक आम आदमी है उसकी जो है कमर टूटी है, उसके जो कमाई के ज़रिए थे वो सारे रुक गए, बेरोज़गारी बढ़ गई, इनकम नहीं है, मार्केट सारे जो है डाउन हो गए हैं। तो इंसान को खाने को परेशान है तो वो ओढ़ने को कहाँ से लाएगा। तो उसके मद्देनज़र इस तरह का प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज़ किया गया ताकि जो है जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं इंडिया में उन तक ये मदद पहुँचाई जाए कंबल की, ताकि अगर कोविड-19 में लोग बीमार हो रहे हैं, उनके पास ओढ़ने को नहीं है, तो उन तक ये कंबल के पहुँचाया जाए ताकि जो है उनके जो परेशानियां हैं वो हम कुछ हद तक के उनके आंसू पोंछ सकें। अच्छा। और ये काम जो है वर्ल्ड फेडरेशन की जानिब से हुआ है। इसकी फंडिंग वर्ल्ड फेडरेशन ने की है इमामिया के थ्रू, यानी इमामिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट बेंगलोर। इमामिया के ज़रिए से जो हम तक आया। हम लोगों ने फिर उसमें लोकल ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके छोटे छोटे गांव देहात में कोशिश कराए कि वहाँ तक के पहुँच जाएं। हमारे पास तक कोशिश यही रही है कि हम मैक्सिमम लोगों तक के गली गली कूचे कूचे तक के पहुँच जाएं, ताकि जो है कहीं भी कोई भी ज़रूरतमंद हो तो उन तक हम ये मदद पहुँचा सकें। अच्छा, पूरे इंडिया भर में कितने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे और कहाँ कहाँ आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चला? तकरीबन जो है इंडिया में 70,000 जो है कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इमामिया की तरफ से, जो जिसकी फंडिंग जो है वर्ल्ड फेडरेशन ने की है। अच्छा, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का सारा खर्चा जो है वर्ल्ड फेडरेशन ने उठाया था? जी। तो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के इलाकों में जैसे करगिल हो गया, बडगाम हो गया, लद्दाख हो गया, श्रीनगर हो गया, तो इन जैसे वहाँ शहरों में वहाँ की जो लोकल तंजीमें थी उनके साथ बैठ के बात की गई। बात करने के बाद वहाँ पे कंबल पहुँचाए गए। अच्छा। कंबल पहुँचाने के बाद तकरीबन वहाँ पे 23,000 कंबल कश्मीर के सूबे के अंदर वहाँ पे तकसीम किए गए। अच्छा, सिर्फ कश्मीर में इतने डिस्ट्रीब्यूट करें? जी, 23,000 कंबल सिर्फ कश्मीर में तकसीम किए गए बिना मजहब व मिल्लत की तफरीक के जी। जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उन तक ये पहुँचाई गई मदद। अच्छा, लखनऊ के अलावा यहाँ यूपी में और कहाँ कहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है? यूपी की बात करें तो यूपी में तकरीबन 28,000 कंबल जो है यूपी में तकसीम किया गया है, जिसमें हमने यूपी में 2 बड़े सेंटर्स बनाए थे, जिसको हमने यूपी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट। यूपी ईस्ट का सेंटर जो है लखनऊ को बनाया गया और यूपी वेस्ट का सेंटर जो है आजमगढ़ को बनाया गया। लखनऊ से जो है गए रायबरेली, गोंडा, बहराइच, अच्छा, और आपका सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, उतरौला। उसके अलावा हरदोई में गए, कानपुर देहात है वहाँ गए। कानपुर देहात के में तकरीबन 10 गांव हैं, हैदरपुर है, सदातपुर सट्टी है, जमाल नगर है, और आपका इधर बात करें बालीपुर है। छोटे मतलब कोशिश करी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाउन्स और हम जो है गांव और देहात कवर कर सकें। अच्छा, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था कि किसको देना है और किसको नहीं देना है? देखिए, सिलेक्शन हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर बेस पे नहीं किए गए। देखिए, आज के दौर में कोरोना के जो वेव के बाद ये लोगों को मालूम है कि उनके हालात कैसे हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च ना करते हुए कि हमने देखा कि हाँ जिनको ज़रूरत है और जिन तक हम दे सकते हैं उनको दिए गए। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं की गई। जो हाँ एक ज़रूरतमंद हर एक आदमी के आजकल जॉब्स इतनी चली गई कोरोना की वजह से, तो आदमी को खाने को नहीं है तो फिर जो है ओढ़ने को कहाँ से लाएगा, तो एक जनरल कैटेगरी बना के मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाया गया। अच्छा, लेकिन इसके अलावा छोटे लेवल पर भी कुछ खर्चे आते हैं, जैसे आपको यहाँ से लखनऊ से दूसरी जगहों पर गाड़ी से ब्लैंकेट भेजना, या यहाँ पे जो आपके सेंटर लेवल पर भी काम होता है, तो वहाँ पे आपने उसको कैसे अंजाम दिया? देखिए, इसमें बात ये है कि इमामिया से जो हम लोग तक जब तक आया हमारे पास, तो कुछ इमामिया ने मतलब वर्ल्ड फेडरेशन ने कुछ हमारा फंड करा, तो और कुछ जो है लोकल तंजीमों ने खुद मिलके अपने आप में थोड़ा फंड इकट्ठा किया। हर लोकल तंजीम ने, जैसे सुल्तानपुर की बात करें, फैज़ाबाद की बात करें या जलालपुर की बात करें, तो वहाँ के लोगों ने भी खुद करा। लखनऊ में भी तंजीमें जुड़ी हुई थी हमारे साथ। अच्छा, इंडिया लेवल पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसके बारे में हमने शुजा साहब से मालूमात हासिल करी। अब मेहदी साहब से जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ ग्राउंड लेवल पर, सेंटर लेवल पर कैसे इसको एग्जीक्यूट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया।
लखनऊ में जो कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ है, इसमें हमारे साथ जो अहम तंजीमें शामिल थीं उसमें एक हैदरी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, इदारे इस्लाह और एनुअल हयात ट्रस्ट, विलायत टीवी भी इसमें शामिल था और अंजुमन गुलदस्ते हैदरी के जवान भी इस काम में हमारे साथ शरीक रहे। अच्छा। और एक हम लोग ने यहाँ पे इस इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा था। लखनऊ में जो सिर्फ हमारा टारगेट था कि 4000 लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके अलावा लखनऊ क्योंकि एक ऐसा सेंटर था कि यहाँ पे जो वहाँ से ब्लैंकेट आ रहे थे वो यहाँ से आसपास के दूसरे इलाक़ों में भेजे गए, इसलिए यहाँ काम इसी वजह से ज़्यादा था। क्योंकि सबसे अहम ये काम ये था कि जब किसी भी टाइम आता था, मतलब रात में ट्रक आ रहा है, तो जब ट्रक आ गया तो उसको फिर अनलोड करना है, क्योंकि हम लोग ने किसी भी जो है हायर नहीं किया गया, किसी वर्कर को हायर नहीं किया, बल्कि हमारे खुद ही जो नौजवान थे, वॉलंटियर थे, उन्होंने खिदमत खल्क के लिए इस काम में शामिल हुए। वो आए और हमारे साथ उन्होंने उसको किसी भी टाइम रात का 2 बजे 1 बजे हम लोगों ने उतरवाया भी। अच्छा। हम सभी के शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने इसमें किसी भी तरह से ताउन किया है और जो हमारे साथ शरीक रहे, और जो लोग वक्त पे यानी पहुंचते थे और उसको लोड कराने के लिए और तकसीम करने के लिए लखनऊ के अलावा दूसरे भी इलाक़ों में काफ़ी लोग शरीक रहे। दिन रात उन्होंने अपने एक खिदमत खल्क के उन्वान से बग़ैर किसी लालच के में शरीक हुए और अपना वक्त दिया। अपने बहुत से हमारे जो नौजवान वालंटियर साथ में शरीक थे वो ऑफ़िस से छोड़ के भी आए हैं। कई बार मौका पड़ा कि हमको अर्जेंट कहीं भेजना है तो ऑफ़िस से उन्होंने छुट्टी ली, ऑफ़िस छोड़ के कुछ देर के लिए आए, आके उन्होंने गाड़ी लोड कराई, ये किया, फिर वापस गए। जी बिल्कुल, ऐसे जवानों को तो हमारा भी सलाम है। यानी ये इतना डेडिकेशन है उन लोगों का कि कौम के लिए या जो ज़रूरतमंद है उन तक यानी ब्लैंकेट पहुँचे, इसमें किसी भी तरह का तफरीक नहीं की गई। यानी कोई कम्युनिटी की बंदिश नहीं थी, जो भी ज़रूरतमंद हो, चाहे वो किसी भी धर्म या कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, आपने सबको ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। ग्राउंड लेवल पे इस वक्त बहुत ही हालात कोविड के बाद से ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, इससे कबल भी थे। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास, जब खाने के लिए नहीं है तो वो ओढ़ने के लिए कहाँ से होगा। तो इस वक्त जो इस ठंड के मौसम में इस वक्त ज़रूरत महसूस की गई थी कि जो लोग कहीं ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि उसमें कोई बीमार ना हो या किसी को जो है दुश्वारी पेश ना आए, इस वजह से कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया। और आइंदा भी अगर किसी ज़रूरत पड़ी या कुछ हुआ इस तरह का तो जितना भी मुमकिन होगा हम लोग अपने आपास से मिला के या कहीं जैसे भी होगा उसको ताउन जारी रखेंगे, क्योंकि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और लोगों तक मदद को पहुंचाना हम लोगों का फ़र्ज़ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। और इसी के साथ हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।